गुड मॉर्निंग। कैसे हो साहब? सर बहुत अच्छे। चले जी, तो क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा नाम है सीए पवन करमिले और मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले आपस में मिल चुके हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने बच्चों को पढ़ाया हूँ, मैं क्या पढ़ाया हूँ, मैटर नहीं करता। सर कहाँ मिले? यूट्यूब चैनल पे, वहीं से आप आए हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। बिना डेमो लिए तो आजकल सवाल ही पैदा नहीं, तो डेमो लिया होगा। अब जो मैं एसएफएम पढ़ाने वाला हूँ, तो जो आपने सुना है, पहले मैं उसकी बात कर लूँ। हाँ सर, सर हमने सुना है कि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप में कोई बचाएगा हमको तो एसएफएम। बिल्कुल सही, 100%। एसएफएम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आप जबरदस्त स्कोरिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सर 100 में से 100 वो सब बेकार की बात है। एक आध बच्चे का आएगा 100 में से 100 और मैं प्रमोट करूंगा 100 में से 100 आया, प्लीज बेकार। तो बात करते हैं, क्या ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है? 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर कुछ लोग बोलते हैं इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ्स के बिना मतलब आपका मैथ्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मैथ्स क्या है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मैथ्स में बहुत ही कम नंबर है। 10th की मैं बात करूं तो 34 मार्क्स है। तो मैथ्स अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको चल जाएगा। मैथ्स कुछ भी नहीं आता, बस प्लस माइनस आता है, डिवाइड मल्टीप्लाई चलेगा चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे मैथ्स में। वो तो कैलकुलेटर कर लेता हमारा। ठीक है, तो मैथ्स की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। सब्जेक्ट क्या स्कोरिंग है? हाँ। क्या सब्जेक्ट टेक्निकल है? बहुत सारे फॉर्मूले, फॉर्मूले तो है, नो डाउट फॉर्मूले है, पर यह लॉजिक है। हर फॉर्मूले का लॉजिक है, और ये आपने यूट्यूब चैनल में देखा ही होगा कि मैं हर फॉर्मूले का लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक्चुअल में ऐसा है भी यार। जैसे एक बात ले, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है हमने, मैंने भी पढ़ा था एसएफएम पढ़ने से पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन। पर वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो पढ़ा एसडी, उसका यूज सीए फाइनल में होता है और फिर पता लगता है कि यार इसका प्रैक्टिकल यूज है। ठीक है सर, तो ये बात है। दूसरी बात और बात करते हैं। सर क्या बात कर? दूसरी बात और समझ, एचडी बीटा, बीटा सुना है? बीटा, हाँ सर, अल्फा बीटा। अब जब हम बहुत एक जमाने में बचपन में कैलकुलेशन करते थे तो हमको ये नहीं पता होता था कि अल्फा क्या होता है, बीटा के बस किए जा रहा है। लेकिन यहां आकर पता लगता है यार बीटा का। ऐसी आपने साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा होगा। सर ये भी है कि बट ये यहां नहीं है। पर जब आपने पढ़ा तब आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन होगा। हाँ, और यहां कॉस थीटा साइन थीटा नहीं है, लेकिन बस बीटा है, अल्फा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आपने पढ़ा स्टैट्स, उसका जबरदस्त यूज है। तो सर हमको वो याद करना पड़ेगा कि वो कुछ नहीं करना है। आपको, आपने नाम भी नहीं सुना, मान के चल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन का, मैं मान के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो है, जीरो। सर सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट होता है, सॉरी होता। सर अगर वो हमको कुछ भी याद नहीं है तो चलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आपको डेट, इक्विटी, केडी, केई, कैपिटल बजटिंग, एनपीवी भी नहीं पता है तो भी चल जाएगा। आपको प्रेजेंट, सर हमको प्रेजेंट वैल्यू वगैरह भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बताओ फाइनल में कैसे आ गए, तो भी चलेगा। सर इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आपने सीए इंटर तक पढ़ा, आपने सीए किया ही नहीं है। आप इंजीनियरिंग फील्ड से आकर बैठे हो मेरे सामने और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सॉरी, इंजीनियर फील्ड कहोगे यार वो तो मैथ्स में स्ट्रांग है। आप मान लो 10th क्लास के बच्चे और यहां बैठे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस ये मान के पढ़ा रहा हूं। प्लीज जो एक्सपर्ट लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और एक बात है, मुझसे कहा जाता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, नो डाउट स्लो पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ इंटेलिजेंट, जो जल्दी कैप्चर कर लेते वही बच्चे नहीं, वो भी बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा देर से समझ में आता है, मेरी तरह मुझे भी देर से ही समझ में आता है।
तो और जो एक्सपर्ट है, जो जल्दी समझ जाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार स्लो चल रहा है, थैंक गॉड फास्ट फॉरवर्ड है। आप आगे बढ़ाते हुए देखते जाइए, टाइम पास नहीं करते हैं, नाम लिखते हैं। और सब्जेक्ट का नाम लिखिए कि सर सबसे पहले, यस, सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम SFM। सर ये नाम से क्या सीखने को मिल रहा है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है क्या? मैंने जोश जोश में बोल दिया, कुछ याद नहीं है तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत तो याद जरूरी है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत याद है सर, एक कैपिटल बजटिंग चैप्टर होता था, एक कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर होता था, उसमें हम केई केडी वगैरह एनपीवी वगैरह निकालते थे, बहुत अच्छे। फाइनल लेवल पे हमें क्या पढ़ना, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ना है, पर उसमें हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सर इसका मतलब बेटे यहां डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन, इट मीन्स आपसे जो क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा जाएगा, आप मान लो सीए साहब आप किसी कंपनी में, और आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजी पूछा जाएगा कि बताइए क्या स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करना है। थियोरेटिकल हो गया, बिल्कुल। आपसे पूछा जाएगा साहब कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करते हैं, बाहर से विदेश से माल मंगवाते हैं, और हमारा बड़ी कंपनी है, फॉरेन से गुड्स मंगवा रही है, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि डॉलर में पेमेंट करना, डॉलर का रेट बढ़ने वाला है फ्यूचर में, बताओ क्या किया जाए, स्ट्रैटेजी बताइए कोई। दैट्स इट। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं है, बस दिमाग चलाना, कोई फॉर्मूला नहीं, सब भूल जाओ फॉर्मूला वगैरह, बस आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या करें और आपको बताना, सिंपल। जितना दिमाग चलाओगे उतना बता पाओगे। बस इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, इस सब्जेक्ट के थ्रू हेल्प करूंगा कि यार अगर डॉलर का रेट बढ़ा तो क्या क्या स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है सर ये तो सब सब्जेक्ट का मैटर है, ये तो हो जाएगा, एसएफएम हमको समझ में आता है। ये बताइए सर कि पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर, 100 नंबर का पेपर। सर कितने क्वेश्चंस कितने आते हैं? चलो ये भी डिस्कशन जरूरी है भाई। तो अगर मैं कहूँ क्वेश्चंस कितने आते हैं, अभी हाल के सिचुएशन है, पहला क्वेश्चन रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये कंपलसरी होगा, और हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 20 नंबर का। तो हर क्वेश्चन 20 नंबर का, तो एक 20 तो गया, तो बचा कितना? 80। मतलब इन बचे कितने? 5 क्वेश्चन, 5 बचे, और 5 में से हमें 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है सर, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तो बचे कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5, और 5 में से कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 4। एक क्वेश्चन ऑप्शनल, कोई भी छोड़ना छोड़ सकते हो। ठीक है, दिक्कत क्या है सर, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है कि बेटे ऐसा मैंने कब कहा? क्वेश्चन जो आएगा वो जनरली बोल रहा हूं, जनरली वो रहेगा 8 + 8 + 4। हर क्वेश्चन ऐसा 8 8 4, इसका मतलब 8 नंबर का प्रैक्टिकल, दूसरे 8 नंबर का भी प्रैक्टिकल। ऐसा था 1A 1B 1C, 1A 8 नंबर का, 1B 8 नंबर का, 1C 4 नंबर का, और ये जो 4 नंबर का ये थ्योरी रहता है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो सर हर जगह हर क्वेश्चन में 8 + 8 + 4 होता है एग्जैक्टली। 2A 8 2B, पर जो लास्ट वाला है वो कौन सा होता है? थ्योरी। कभी कभी ऐसा आ गया है 12 + 8, ऐसा भी आया हुआ है 12 + 8, मतलब सर 2 ही क्वेश्चन आए। हाँ,
कभी कभी ऐसा भी हुआ 10 + 6 + 4, पर ये कम होते हैं, जनरली ये चलता 8 8 4। और हर चैप्टर में थ्योरी होता है, 4 4 नंबर का थ्योरी। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो 4 × 5 सर 20 नंबर का थ्योरी कंपलसरी है, हमको करना ही पड़ेगा। हाँ, यही तो एक दिक्कत है। हम सीए लोग के क्या, हम सीए लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट होते हैं, थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लिखने में हमें थोड़ा सा ना परेशानी होती है। यार एक पैराग्राफ लिखो, कौन लिखेगा भाई पैराग्राफ, क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो सॉल्व करने में हम एक्सपर्ट। ये दिक्कत है कि थ्योरी है कितने नंबर का, 4 4 नंबर का। तो इसीलिए अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा पढ़ाने की, और मुझे पूरा थ्योरी करवाना पड़ा। आपको पूरा थ्योरी मुझे ही करवाना पड़ेगा, आप खुद तो कुछ करेंगे नहीं कि मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल मैं करवा देता हूं, थ्योरी आप कर लीजिए। तो एक कोई क्वेश्चन, पैसे किस चीज का ले रहे हो सर, मैं ही करवाऊंगा, थ्योरी भी मैं ही करवाऊंगा। क्लासेस चलेगी कैसे, क्लासेस चलेगी कैसे, सुनोगा ध्यान से। पहले एग्जाम्पल्स, सुनना ध्यान से बेटे, पहले एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा आपको, हर कॉन्सेप्ट के पीछे की एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल लिखवाने में टाइम लगता था तो मैंने बुक में ही प्रिंट करवा दिया। प्लीज कॉपी बनाओगे, प्लीज कॉपी बनाओगे, रजिस्टर बनाओगे सुंदर सा, बना बनाया नोट्स में टिक करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल होगा, फिर आ जाएगी हमारे क्लास वर्क क्वेश्चन। ठीक है सर, क्लास वर्क क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख जाया करेगा, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन नंबर, ये उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन है, बुक से आपको क्वेश्चन देख लो, क्लास वर्क। और फिर है होमवर्क क्वेश्चन, टॉपिक वाइज है, क्लास वर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। हर क्लास के एंड में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जो आपको करना ही है किसी भी हालत में। होमवर्क क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं देखना है, क्योंकि वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास वर्क क्वेश्चन। और जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लास्ट में, बुक के लास्ट में थ्योरी दिया हुआ है, बुक के लास्ट में जो आपको करना भी, आपको नहीं करना वो मैं करवाऊंगा, सारा थ्योरी मैं करवाऊंगा टोटल। कुछ थ्योरी जो मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां लिखवाऊंगा, मजबूरी है मुझे लिखवाना पड़ेगा कुछ थ्योरी। कुछ थ्योरी जो न्यूमेरिकल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे बुक के लास्ट में आपको मिलेगी, वो मैं यहां डिस्कशन करवाऊंगा, आपको एक एक चीज डिस्कशन करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो इस तरह से हमारी क्लास चलेगी। और कुछ भी चीज क्यों ना हो, थ्योरी क्यों ना बुक में लिखी, अगर मैं यहां थ्योरी लिखवा रहा हूं तो आपको लिखना है। ठीक है, और टेस्ट पेपर, ये कोशिश करूंगा टेस्ट पेपर भी बुक में डाल दूं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप टेस्ट भी सबमिट कर पाओ। ठीक है सर, ये पेपर का पैटर्न तो समझ में आ गया। सर इसमें आप जो पढ़ाते हो, आपकी जो बुक है उसमें क्या क्या कवर्ड है, अगर मैं कहूँ सब कुछ तो चल जाएगा। प्रैक्टिस मैनुअल कवर है सर, न्यू सिलेबस में प्रैक्टिस मैनुअल कहाँ से आ गई साहब, ओल्ड सिलेबस की जो प्रैक्टिस मैनुअल है ना उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए पूरा प्रैक्टिस मैनुअल जो आपके लिए रेलिवेंट है ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल उठाकर आपकी बुक में डाल दिया गया, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बुक। ठीक है सर, और बोलिए। आरटीपी कवर होना ही था, एमटीपी कवर्ड है, होना ही था, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कवर्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, काफी कुछ क्या, लगभग पूरे क्वेश्चन मैंने सीएमए की बुक से भी डाल रखा है, जनरली वहां से आते हैं। कुछ क्वेश्चन सीएफए बुक से उठा रखा है, कुछ क्वेश्चन सीएस के बुक से उठा रखा, मतलब लगभग मैंने कोशिश ये है, हमारा तो पूरा कवर्ड है, बाहर के भी क्वेश्चन लिया है। क्यों बाहर के क्वेश्चंस क्यों लिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारे साथ खेल खेल रहा है। लिमिटेड क्वेश्चन है हमारी बुक में, और एसएम तो कवर्ड हो नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो वो क्या करता है कि बाहर का क्वेश्चन उठाकर डाल देता है, और हम फंस जाते हैं यार ऐसा क्वेश्चन तो, हालांकि कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, पर बोलते हैं सर ये क्वेश्चन तो था नहीं, हमने बना लिया, इसलिए मैंने बहुत कुछ डालने की कोशिश किया। सर इससे, इसके अलावा कुछ करना है क्या, है हिम्मत तो कर लेना। ठीक है, बहुत है भाई, इतना पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। सर क्लास लगभग कितने घंटे की होगी, लगभग 230 घंटे की क्लासेस होगी, लगभग बोल रहा हूँ, आगे पीछे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस, बात किसकी कर रहे हैं हम, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पढ़ना क्या क्या है, कितने चैप्टर से, मैं थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे
उसका नाम रहेगा डेरिवेटिव्स। अब सुनो, पहली बात सर, हमारा जो स्टडी मटेरियल है क्या उसमें भी फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स है? नहीं, टोटल मिलाकर 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स में यहां पढ़ाऊंगा, पर उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल में डला हुआ है। वजह बस इतनी सी है। देखो यार, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। जनरली हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे थोड़ा सा, या फिर अपने दोस्तों से, तो वो आपसे यही कहेंगे कि यार डेरिवेटिव ना थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर बोल सकते हैं। और मुश्किल चैप्टर इसलिए उसको लास्ट में लेते हैं। भाई पहले ही ले लो ना यार डेरिवेटिव, जो होगा देखेंगे। लास्ट में जब होता है ना, लास्ट में तो टीचर भी भगाने की कोशिश करता, भगाओ भगाओ भगाओ, वैसे भी मुश्किल है, भगा दो ना यार, बच्चों को वैसे ही समझ में नहीं आना है। साहब पहला ही चैप्टर डेरिवेटिव है, जो होगा देखिए, आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, फिर क्यों छोड़े। तो सर जी पहला ही चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ाता हूं। मुश्किल काम पहले ही कर लो, जिनको अगर मुश्किल लगता है। यकीन मानना, अगर आप डेरिवेटिव ध्यान से सुनते हैं मेरी चीज बातों को, ये चैप्टर से मजा किसी और चैप्टर में नहीं आएगा। बेहतरीन लगेगा कि यार कुछ किया करके डेरिवेटिव में। मुश्किल चैप्टर है, लोगों का ऐसा मानना है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पहला चैप्टर डेरिवेटिव, ध्यान से काम करोगे हो जाएगा। अच्छा, छोड़ना मत यार किसी की बातों में आके, चलो यार डेरिवेटिव बाद में करेंगे, पहले कोई दूसरा उठाएंगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं दूंगा ही पहले यही, सिर्फ यही चैप्टर दूंगा। जब तक ये नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सर इसमें है क्या, एक्चुअल में बता सकते हो आखिर ये डेरिवेटिव्स क्या है? वैसे तो पूरी डिटेल जानकारी आपको चैप्टर के अंदर मिलेगी, पर सुनो मेरी बात सुनो बेटे। जब मैं था ना यार, मुझे ऐसा बताया जाता था, जब मैं सीए में पहुंचा तो शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं, शेयर मार्केट सट्टा मार्केट होता है। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि यार शेयर मार्केट को सट्टा मार्केट क्यों बोल रहा है। शेयर खरीदना है, शेयर बेचना, बात खत्म। इसको सट्टा मार्केट कैसे बोल रहे हैं यार? कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं हम लोग, तो ये सट्टा मार्केट कैसे हुआ डेरिवेटिव? और जब फाइनल में आया तो मुझे असली पिक्चर समझ में आई कि कौन शेयर खरीद रहा है और कौन शेयर बेच रहा है। यहां तो ना शेयर खरीद रहा है ना तो बेच रहा है। तो हो क्या रहा, यहां शर्त लगाई जा रही है कि यार कोई कह रहा है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कोई कह रहा है शेयर का प्राइस कम होगा, चलो लगा लो। एक मार्केट और जिसमें सट्टा लगाया जा रहा है। अच्छा ये, हाँ, और उसी को उसने इंग्लिश में नाम दे दिया डेरिवेटिव्स, बस। हाँ सर, इसका मीनिंग तो कुछ और ही है, डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। जो पढ़ चुके हैं ना वो ऐसी ऐसी वो डेफिनेशन ना वहां मिलना ना चैप्टर में डेरिवेटिव, तब मैं डिस्कस करूंगा। तो वो सट्टा खेला कैसे जाता है वो मुझे यहां सिखाना। फिर से बोलो, शेयर खरीदना बेचना नहीं है, शेयर पर बैटिंग कैसे लगाती है। कभी आईपीएल में बैटिंग लगाया है क्या? अगर लगाया है तो बस हो गया, खत्म, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया डेरिवेटिव। वही मैं सिखाने वाला हूं कि सट्टा कैसे लगाया जाता है इस चैप्टर के अंदर। सर इसमें सीरियसली ऐसा? हाँ भाई सीरियसली, आपको मजाक लग रहा, आ जाओ चैप्टर में, समझ में जाएगा। ओके सर। सर उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा क्या होता है जनरली? हमारा चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये होता हमारा दूसरा चैप्टर। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये भी डेरिवेटिव है। सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? होता क्या है यार, जैसे मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी, और मैंने किसी बैंक से लोन लिया करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रुपए। सर इतना लोन? हाँ 1000 करोड़ रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मान लो मैंने इंटरेस्ट ले लिया 12% पर इंटरेस्ट पे लोन ले लिया है 1000 करोड़ रुपए। ठीक, मुझे कितना परसेंटेज देना पड़ेगा? 12%। मान लो 2 साल बाद ऐसा हुआ कि मार्केट में रेट, सारी बैंक ने, मैंने किसी और पार्टी से लिया लोन, चलो ठीक, किसी पार्टी से लिया, बैंक बोलूंगा तो आप बीच में आ जाओगे, कुछ और बोलोगे। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, साहब कम हो गया। ओहो, और मुझे कितना देना पड़ेगा? 12%। रिस्क है कि नहीं है? है।
मैंने किसी से उधार लिया है 12% पे, जब 2 साल हुए तो पता लगा आरबीआई ने रेट कम कर दिया, तो सारी बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, पर मैंने जो एग्रीमेंट कर लिया था वो तो कितने परसेंट पे किया था, 12% पे। रिस्क है, डर है कि डर ये है कि मैंने जिस रेट पर लिया है मैंने तो ज्यादा पे ले लिया साहब और एग्रीमेंट हो चुका है। तो उस डर से क्या, उस रिस्क से क्या बचा जा सकता है? बचा जा सकता है। और उस रिस्क को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, ये मैं आपको यहां समझाऊंगा। ठीक है, ओके सर। बाकी तो और बहुत सारी बातें कर सकता हूं मैं कि लाइबोर होता है, फ्लोटिंग रेट होता है, फिक्स रेट होता है, पर यहां उन सारी बातों का कोई महत्व नहीं है, तो मैं अभी यहां बात नहीं करूंगा। तो ये काम मैं यहां करने वाला हूं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा चैप्टर है, ठीक है सर। सर और कौन सा? थर्ड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हालांकि फॉरेक्स पढ़ना चाहिए पहले, पर चलो ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर ये पोर्टफोलियो क्या होता है? पता नहीं क्या होता है पोर्टफोलियो, पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर देना। मैं हूं राम। अच्छा, राम मेरा किरदार रहेगा पूरे पिक्चर में। मेरे पास करीब 40 लाख रुपया था। अब मैं सोच रहा हूं इस 40 लाख को मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं, और मैंने कहा चलो यार शेयर मार्केट में जाते हैं, और मैंने सारे 40 लाख रुपए के रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राम। और एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम। ठीक है सर, श्याम के पास भी 40 लाख रुपए थे, पर उसने कहा यार मैं इसमें से 2 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदूंगा, और 4 लाख रुपए के टिस्को, अच्छा, और 2 लाख रुपए के अंबुजा सीमेंट, और 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर देता हूं, और 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं, और मैंने पूरा 40 लाख का रिलायंस में, और इस श्याम भाई साहब ने अलग अलग जगह पैसे। बताओ बेटे किसका फंड मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है, राम का या फिर श्याम का? सर श्याम का ना। हाँ, क्योंकि उसने एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसने डाइवर्सिफाई किया, उसने अलग अलग जगह फंड को लगाया। इट मींस फंड का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए मैं यहां बताऊंगा। इट मींस ये जो पोर्टफोलियो बनाया है, क्या इसने सही पैसा लगाया, या इसको शेयर मार्केट में थोड़ा सा कम लगाना था, ज्यादा बॉन्ड्स में लगाना था, बैंक में ये सब करना कैसे किया जाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो मैं यहां सिखाऊंगा। अच्छा सर एक बात तो समझ में आ गई कि अलग अलग जगह पैसा लगाना खत्म ना यार। ये क्या पढ़ाओगे इतना सारा बेटे? 40 क्लासेस है इसमें, हालत खराब हो जाएगी और विश्वास नहीं होगा, मजा आ जाएगा। इसमें मैं बहुत कुछ समझाऊंगा कि किस शेयर में पैसा लगाए, किस बॉन्ड्स में पैसा लगाए, शेयर कितने रुपए लगाए, बॉन्ड्स में कितना पैसा लगाए, बैंक्स में कितना पैसा लगाए, और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए। दिस इज नाम ही है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सर और बताइए ना इसके विषय में। अभी कहाँ, अभी आओ ना, चैप्टर्स पे आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा। और एक चैप्टर है म्यूचुअल फंड। नाम तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड। हाँ सर, म्यूचुअल फंड तो सुना है हमने, नाम बहुत ऐड आता है। होता क्या है म्यूचुअल फंड? क्या होता है म्यूचुअल फंड? क्या होता है, जैसे ये पब्लिक है, पब्लिक आप लोग, आप पब्लिक ही हो। ओके सर, आप भी तो पब्लिक हो ना सर? हाँ, मैं भी पब्लिक हूँ, आप भी पब्लिक है। तो एक आम इंसान के पास ना यार, वो ड्यूटी जाता है 8 से पता नहीं 10 से 8 जॉब, और उसके बाद फैमिली। अब उसको और भी इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, तो वो भाई साहब शेयर मार्केट में वो कैसे करेगा यार? कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे, कौन सी कंपनी के नहीं खरीदे, और खरीदे तो शेयर सस्ते में तो मिलते नहीं। इतना पैसा आप कह रहे हो कि सर अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदो। भाई मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, कहां से अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद लूंगा मैं? ऐसा थोड़ी ना कि शेयर, आधा शेयर उसका खरीद लिया, एक शेयर उसका, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी सुना? प्रॉब्लम एक ये प्रॉब्लम थी कि सामने वाले का उतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है कि वो पैसा कहां लगाना, किस शेयर में लगाना, कौन सा खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना, ये कैसे डिसाइड करेगा। दूसरी प्रॉब्लम थी उतना फंड नहीं है कि अलग अलग जगह पैसा लगा दे।
तो हमने कहा यार एक काम करते जुगाड़, मैं बीच में इधर कंपनी है ढेर सारी, मैंने पब्लिक का पैसा लिया और इन पैसों को मैंने अपना दिमाग चलाते हुए अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई कर दिया। तो वो एक पर्सन का जो 10,000 रुपए था ना, वो 10,000 भी अलग अलग कंपनी में लग गया। मेरा नाम क्या है? म्यूचुअल फंड। मुझे क्या नाम दिया जाता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, और कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा, उनसे लूंगा पब्लिक से पैसे, बदले में उनको एक रिसिप्ट दे दूंगा, जिसको आप शेयर बोलते हैं, जिसको यूनिट्स, और मैं कहता हूं मैं लगाता हूं ना आपका पैसा, और पूरी पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके मैंने कंपनी में लगाया, शेयर मार्केट में लगाया, अपना दिमाग यूज करके। हालांकि मेरा नाम क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फंड हो जाएगा। वही कुछ होगा, वो मैं समझाऊंगा वहां इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। ठीक है सर, आगे चले सर। यस, इसके बाद और एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फॉरेक्स। वाओ, ये मेरा सबसे अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल मजा जाता है, और इतना मजा आएगा इसमें कि अगर मैं अब यहाँ समझाने बैठूं, यहाँ समझाना स्टार्ट करूं, तो पता लगा पूरी क्लास इसी में लग जाएगी, इतना मजा आएगा। सर फॉरेक्स का फुल फॉर्म तो बता दो। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। आपके ऐसे में लिखा होगा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरेक्स नाम अच्छा है। सर इसमें जनरली क्या होता है? रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बेटे जनरली ये जो चैप्टर है कहाँ काम आने वाला? आप अगर ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करती है, जहां उन कंपनी को फॉरेन करेंसी पेबल है या रिसीवेबल है। अगर हमको फॉरेन करेंसी में पे करना, हमें डॉलर में पे करना आज नहीं, आज से 3 महीने बाद हमें डॉलर में पेमेंट करना है, तो यार टेंशन तो आ जाएगी। टेंशन किस बात की? क्योंकि हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा, आज नहीं खरीदना पड़ेगा, आज तो खरीद के रख ही नहीं सकते, 3 महीने बाद। सर आज क्यों नहीं खरीद सकते? छोड़ो ना यार, यही बात करेंगे क्यों नहीं खरीद सकते। पर 3 महीने बाद खरीदना, तो डर तो है, रिस्क तो है। किस बात का डर? कहीं सर डॉलर का रेट बढ़ ना जाए। हाँ, अगर वो डॉलर महंगा हो गया तो साहब फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जो डॉलर आज 70 रुपए का मिल रहा है, 3 महीने बाद वही 80 रुपए का मिलेगा, तो यार 10 रुपए तो एक्स्ट्रा गया। तो ये कि सर उसको आप रोक सकते हो कि? हाँ, मेरे पास टेक्निक है। बढ़ जाने दो, 80 हो जाने दो, 100 हो जाने दो, मुझे फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं 3 महीने बाद कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि डॉलर आज के ही रेट पे पड़े। ये कुछ मैं रिस्क मैनेज करना सिखाऊंगा। ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बाकी वहां डिटेल में। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में हम जो करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है ना, उससे जो डर है हमको, जो रिस्क है, उसको हम मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है, हर चैप्टर का मैं फिर से बोल रहा हूं, फाइनल लेवल पे ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि सर हमारा डीटी काम आएगा फ्यूचर में। बिल्कुल, डायरेक्ट टैक्स काम आता है सर, आईडीटी भी काम आएगा, जीएसटी सर, एफआर भी काम आएगा, ऑडिट तो काम आना ही आना है। सर ये सब्जेक्ट कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा? कैसी बात कर रहे हैं यार, ये सब्जेक्ट काम नहीं आएगा तो हो गया फिर तो। ये तो शेयर मार्केट है पूरा की पूरा, ये शेयर मार्केट है, फॉरेक्स, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है साहब, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, और स्कोरिंग अलग है। ठीक है, कितने हो गए? 5 चैप्टर। अब लिखोगे चैप्टर नंबर 6, 14 आना चाहिए यार। सर डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स। आगे लिखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटे, मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये क्या होता है? ओवरव्यू दे दीजिए, दैट्स इट। होता क्या है यार, जैसे हम कैपिटल बस्टिंग पढ़े हो ना? हाँ सर, कैपिटल बस्टिंग तो पढ़े। कैपिटल बस्टिंग में होता क्या था, हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाते थे, हाँ, और उसको बोलते थे हम कैश आउटफ्लो, और फिर पैसा मिलता था उसको क्या बोलते थे? कैश इनफ्लोस, और फिर उसको हम डिस्काउंटिंग करते थे और एनपीवी निकालते थे। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, एनपीवी नेगेटिव आया तो रिजेक्ट। यही तो पढ़ा था। इस बार भी पैसे लगाने पर इस बार
इंडिया में पैसा नहीं लगाना इस बार आपको। अब बड़ा सोचो ना बेटे, बड़े हो गए तो बड़ा सोचते हैं। इस बार आपको जो पैसा लगाना वो विदेश में लगाना। मान लो आपको यूएस में पैसा लगाना, तो पैसे जो लगाओगे वो रुपया थोड़ी लगाओगे, क्या लगाओगे? डॉलर्स। और जो आएगा वहां से वो क्या आएगा? डॉलर्स। आ जाएगा कि फ्यूचर में आएगा? फ्यूचर में आएगा। एक साल में कुछ डॉलर आएगा और उस डॉलर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। तो वो भी एक टेंशन है, किस रेट पे कन्वर्ट होगा। इट मीन्स सर, मैं पूरी स्टोरी नहीं समझा सकता, बस आपको इतना बोल रहा हूं, इस बार प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगना, इस बार प्रोजेक्ट लगना आउटसाइड इंडिया। बस उसी का नाम क्या कर लिख दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा सर, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस यही है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया, और ऐसा होता है क्या, हाँ बड़ी बड़ी कंपनी तो बाहर भी पैसा लगाती है, तो पैसा लगाती है तो इवैल्यूएशन तो देख करना पड़ेगा ना यार, कि हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ओके सर। 7 सर, इसके अलावा कौन सा चैप्टर है? पहले प्रैक्टिकल चैप्टर की बात कर लेते, फिर इसके बाद चलते सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस है क्या? शेयर खरीदना है, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं मुझे। हाँ सर पूछिए। मान लो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि हमको रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आखिर हम क्या देखेंगे कि हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब आप लोग दिमाग चला रहे, सर बैलेंस शीट देखेंगे, गुड। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ और भी बच्चे बोल रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कि प्रॉफिट कमा भी रही है कंपनी कि नहीं कमा रही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। अब मैं आपसे कुछ एक चीज बता रहा हूं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये लो भाई, सर ये क्या बनाया बीच में? आपको बनाना नहीं है, पता लगा आप भी यहां बनाना स्टार्ट कर दिए। मैं आपको कुछ काम की बात बता रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लो यहां लिखा है शेयर का प्राइस 20 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, ग्राफ का भी बनाया ना। और यहाँ लिखा है डेज। पहला दिन शेयर का प्राइस कम था, दूसरा दिन थोड़ा सा बढ़ा, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है। हाँ सर, हालांकि इसको चार्ट नाम दूंगा मैं जब करवाऊंगा। तो हुआ क्या बेटे, ग्राफ ऐसे गया, बढ़ा 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 बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बड़ा बड़ा, ये डेज ये चलते जा रहा है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर बड़ा 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 बड़ा, और फिर थोड़ा सा कम हो गया, और अभी थोड़ा सा घूमा है, टर्न हुआ है, थोड़ा सा ग्राफ टर्न हुआ है। और मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ, और टर्न अभी ऊपर हुआ है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार शेयर का प्राइस बढ़ता है काफ़ी टाइम तक, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, और अभी टर्न हो चुका है ऊपर साइड। बताओ क्या होने वाला है? शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला? आगे सर ये तो कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किस बात की ज़्यादा, सर बढ़ने की ना यार। तो चलो भाई एक काम करते हैं, मैं यहाँ शेयर खरीद लेता हूँ। खरीदा, वाकई बढ़ा, फिर क्या हो गया, थोड़ा सा गिरा। जैसे ही थोड़ा सा टर्न हुआ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। फिर घुमा, फिर क्या होने वाला, बढ़ने वाला, फिर क्या करूंगा, क्या मैं सस्ते में खरीद रहा हूं? यस। क्या मैं महंगे में बेच दूंगा? यस। क्या मैं प्रॉफिट कमा लूंगा? हाँ, प्रॉफिट कमा लूंगा। और फिर ऐसे ही होते जाएगा। अगर बाई चांस एक आध बार ये क्या होगा, मैंने शेयर खरीदा और एक आध बार ऐसा डाउन भी हो गया, तो लॉस एक आध बार हो सकता है, लेकिन भाई बार बार जब ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा ही तो होगा। हाँ सर, क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, सस्ते में खरीद सकता हूं, महंगे में बेच सकता हूं? हाँ। कौन सी कंपनी का शेयर? सर पता नहीं। कैश फ्लो देखा क्या? नहीं। फंड फ्लो देखा? नहीं सर, नहीं। ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, ना बैलेंस शीट देखा? जी सर। फिर कैसे डिसाइड कर लिया कि खरीदना है करके? दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, और यही मैं पढ़ाऊंगा आपको सिक्योरिटी एनालिसिस में। ये तो एक मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है, हल्का सा। आपको तो मजा आ जाएगा जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ोगे कि यार ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं कि हम में तुरंत आइडिया हो जाएगा कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है।
पर इसके लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्या चीज है, सिक्योरिटी एनालिसिस आपको पढ़ना है। पर क्या है यार, अभी ना मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है सर। तो ओवरव्यू में मैं बहुत सारी बातें करना तो चाहता हूं, पर टाइम का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी बातें कर नहीं सकता है, क्योंकि मालूम है सिक्योरिटी एनालिसिस ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है सर। आगे चले, तो ये कुछ मैं यहां समझाऊंगा और एक बात करूंगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना सर, हम बैलेंस शीट देखेंगे, हम ईपीएस देखेंगे, ईपीएस समझ रहे हो ना, अर्निंग पर शेयर। सर हम ये देखेंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, हम उसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, बिल्कुल ये सब देखोगे। पर यहां वैल्यूएशन यहां करोगे, इट मींस मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। यहां बिना ईपीएस वीपीएस देखे भी डिसाइड कर सकते हो कि शेयर खरीदना चाहिए, पर यहां हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वाकई यार ये मैंने कब बोला कि नहीं देखेंगे, देखेंगे, पर वो एक तरीका है, वो तरीका मैं यहां सिखाऊंगा कि ईपीएस को देखकर, डिविडेंड को देखकर हम सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करके, सिक्योरिटी मतलब शेयर वगैरह, शेयर की वैल्यू निकाल के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वो पढ़ेंगे हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सर इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगभग अभी जो भी बात समझ में आ रही है हमको, सब शेयर मार्केट से रिलेटेड है। हाँ जी, यही तो मैं बोलना चाहता हूं, खुश हो जाओ। और ये शेयर मार्केट में तो मजा आने वाला है सर। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दोगे कि आप हमको दिखाओगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है? यार बेकार की बात मत करो। आप कितनी फीस दे रहे हो? आप दे रहे हो पता नहीं कितना, जो भी फीस रेट होगा, मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जो भी फीस दे रहे हो आप क्या प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दे रहे हो? प्रैक्टिकल नॉलेज 2 दिन में आ जाएगा साहब। ऑडिट 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 पढ़ते हो ना, पास हो जाओ साहब, पास। मेरा काम है आपको पास करवाना। मैं आपको लालच नहीं दूंगा, हाँ मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। क्या करोगे 2 दिन में ट्रेडिंग सीख जाओगे, पास हो जाओगे क्या? ऐसे ना जाने कितने ब्रोकर के फोन है जो मेरे पास आते हैं, बहुत एक्सपर्ट है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। पर क्या वो सीए है? नहीं। पहले सीए बन जाइए, उसके बाद जो करो ना करो, बहुत टाइम है, सीए बनो, सीए। डिग्री की वैल्यू समझो सर। लेकिन ना क्लासेस का मजा तो तभी है ना जब प्रैक्टिकल नॉलेज है। करवा दूंगा, यहां नहीं करवाऊंगा। मेन क्लास, मेन कोर्स में नहीं होगा, उसके लिए अलग से 2-3 घंटे की क्लास अलग से, जो कि इरेलीवेंट क्लास करके मैं पहले ही बोल दूंगा, उस समय वो कर लेना। यहां तो बस काम की चीजें होगी, एक भी चीज फालतू नहीं होगी, ठीक है सर। इसके बाद चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। हालांकि ये पहले अकाउंटिंग में हुआ करता था, ओल्ड कोर्स में अकाउंटिंग में भी होता था, यहां भी। हम यहां क्या करेंगे, हम यहां कंपनी की वैल्यू निकालेंगे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। एक्चुअली ये मर्जर का हिस्सा कहना अच्छा है, मर्जर। अगर हम किसी कंपनी को खरीदने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, अगर हम किसी कंपनी को खरीदने वाले हैं तो सर जी उसकी वैल्यू तो निकालो आप, कितना पैसा देना है ये तो निकालो कि उस कंपनी की वैल्यू है कितनी। अगर उस कंपनी की वैल्यू, आपकी वैल्यू निकालिए, इस बार शेयर खरीदने की, अगर सिर्फ शेयर की वैल्यू, शेयर खरीदना है तो शेयर की वैल्यू निकालिए। वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, वैल्यू और प्राइस अलग अलग है सर। प्राइस कैसे पता लगता है शेयर का? जो कि मार्केट में है, स्टॉक एक्सचेंज से। पर वैल्यू मैं खुद निकालता हूं कि इस चीज से मुझे कितना फायदा है। मैं यहां कंपनी की वैल्यू निकालूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मान लो किसी कंपनी की वैल्यू निकली 1000 करोड़ रुपए, फिर बार्गेनिंग होगी। मैं 1000 करोड़ से ज्यादा देने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि मेरी नजरों में उस कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ से, ठीक है। बाकी डिटेल में वहां डिस्कशन होगा। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन 10, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन सर, ये मर्जर एंड एक्विजिशन, अमलगमेशन नाम सुना है? हाँ सर, सीए इंटर में हमारा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था अमलगमेशन, अकाउंटिंग में। यहां नहीं सर, यहां क्या होता बेटे, यहां देखा जाए तो सबसे इजी चैप्टर है मर्जर एंड अमलगमेशन, ठीक है।
ओके सर। अब मैं आपको बता रहा हूं, वहां जो पढ़ा था सीए इंटर में, वहां पढ़ते थे आप एंट्रीज, अमलगमेशन हो गया होता था दो कंपनी के बीच में, और बुक्स में उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करनी होती थी ये पढ़ते थे वहां। यहां क्या पढ़ना है एसएफएम में, हमें तो यहां ये पढ़ना है कि हमें सामने वाली कंपनी के साथ मिलके काम करना चाहिए कि काम नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। हमें सामने वाली कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, मतलब हमें सामने वाली कंपनी का इवैल्यूएशन करना है पूरी तरह से कि इसको खरीद लेते, इसके साथ हम मर्ज हो जाते हैं तो हमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें फायदा मिलेगा और मर्जर हो गया, तो उसके बाद अकाउंटिंग वाले का काम स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग वाले का काम सेकेंडरी है, डिसीजन तो हम लोगों को लेना ना भाई साहब कि मर्जर करे कि नहीं करे। तो ये चैप्टर मैं आपको यहां सिखाऊंगा। इसके बाद बस प्रैक्टिकल चैप्टर की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल लगभग ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लगभग थ्योरी चैप्टर स्टार्ट होते हैं। थ्योरी में चैप्टर नंबर 11, रिस्क मैनेजमेंट। सर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, इसमें वार भी है, लिखवा देता हूं नहीं तो कहोगे सर वार कहाँ है। एंड वैल्यू एट रिस्क थियोरेटिकल चैप्टर है, वार है, कुछ कॉन्सेप्ट अभी समझाने का, अभी बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वही है ना, अगर मैं बोलने जाऊंगा तो मैं ना डीप में, मैं गहराई में चला जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ कि मैं अभी भाई स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली क्लास चल रही है, इंट्रोडक्शन हो रहा, ओवरव्यू। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब इतना समझ लीजिए सर कि हम कोई भी बिजनेस करते, कोई भी बिजनेस करने वाले होते तो हमें इवैल्यूएशन करना कि उसको करने में क्या क्या रिस्क हो सकता है, अगर बिजनेस फेल हो सकता है तो क्या क्या ऐसी चीजें जिस पे हमको फोकस करना है। मतलब हम ये देखते हैं कि दूसरे लोगों ने बिजनेस बंद किया तो उसकी वजह क्या, वो वजह ढूंढी है। और वजह क्या है, वजह जैसे नोकिया, आपको मैं पढ़ाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट में। नोकिया याद है, नोकिया, हाँ सर याद है, एक फ़ोन हुआ करता, क्या वो बंद हो गया? हाँ सर, मतलब बंद तो नहीं हुआ लेकिन बंद जैसा ही है, क्यों बंद होगा, सोचो। अच्छा सर, हाँ बेटे रिस्क है। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी यूजलेस हो जाए, फिर क्या करोगे? तो ये सब, अगर आप उधार माल बेचते हो, लोगों की दुकानें बंद हो गई, अगर मैं देखूं मेरे एरिया की बात करूं तो मेरी एरिया में बहुत सारी दुकानें खुलती और बंद हो जाती, क्यों हो जाती? क्योंकि लोग उधार माल बेच देते हैं। ये भी एक रिस्क है कि लोग उधार बेच देते हैं, पैसा ही नहीं रहता। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट करवाऊंगा मैं आपको। थियोरिटिकल है, मैं फिर से बोल रहा हूं थ्योरी, इसकी थ्योरी आती है भाई। अच्छा सर, जगह ही नहीं आपके पास तो फिर कैसे करोगे? है ना बेटे, मैं मैनेज करता हूं। चैप्टर नंबर 12, स्टार्टअप इंडिया सुना है? स्टार्टअप इंडिया खूब चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस। सर इसका मतलब साहब आप बिजनेस खोलना चाहते हो तो पैसा कहां से आएगा? सर बैंक से ले लेंगे, बैंक जाओ, नया बिजनेस खोलना चाहता हूं मैनेजर साहब प्लीज मुझे लोन दे दीजिए, भगा देगा। नए बिजनेस वालों को नहीं मिलता। हाँ बात तो सही है, कहां से लाओगे पैसा? सर पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ रुक जाओ, ये मैं करवाऊंगा ना, पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से किया जा सकता है, कुछ दिमाग तो चलाएंगे। ओके, ये कहाँ पड़ेगी? स्टार्टअप फाइनेंस, नाम ही लग रहा है। अभी क्या करना, अभी तो अब तो जगह चाहिए और जगह के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, मजबूर हूँ। सॉरी, ऊपर मत देखना, सीधा यहाँ देखो। 30, इसके बाद पढ़ोगे सिक्योरिटाइजेशन। सर ये थ्योरी तो सीए इंटर में थी, वहाँ एक टॉपिक था थ्योरी, यहाँ बहुत डिटेल में एक चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन, और फिर डिटेल में यार वहीं बात करेंगे ना, ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है, मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी पूरा नाम है इस चैप्टर का। ये चैप्टर नंबर 1 है आपके यहाँ, है ना, आपके स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर नंबर 1 है, मेरे लिए ये चैप्टर नंबर लास्ट होगा, टोटल थ्योरेटिकल है। अब एक बात और समझ लो, अगर आपके एग्जाम में थ्योरी आती है
अगर एग्ज़ाम में थ्योरी आता है या आती है, जो भी सुन लो, अगर थ्योरी आती है तो इन्हीं 4 चैप्टर से आएगी, इस बात की 90% गारंटी है। इन्हीं 4 चैप्टर से थ्योरी आने वाली। सर 90% मतलब 10%, 10% क्या है, इधर से भी आ सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं तो सभी का थ्योरी करवा रहा हूँ। पर साहब अगर थ्योरी रट्टा तो हम वैसे भी नहीं मारते, रटना तो हमें आता नहीं, पर हमें थ्योरी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, तो इन 4 चैप्टर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार करोगे, बहुत अच्छे से। इनके लिए तो सेपरेट बुक ही दूंगा मैं। और बाकी चैप्टर भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं थ्योरी नहीं करवाऊंगा। चैप्टर के लास्ट में थ्योरी डली हुई है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा। साथ में जब मैं आपको नोट्स बनाऊंगा उसमें थ्योरी अलग लिखवाऊंगा। प्लीज़ साहब, मैं जानता हूं आपको थ्योरी में मज़ा नहीं आता, बोर हो जाते हो। पास होने के लिए मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको बोर ना होने दूं। पास होने के लिए थ्योरी पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। 20 नंबर मायने रखता साहब। ओके सर, तो बस इतना है हमारा SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर वैसे तो है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सभी को करना है। उसके बाद फिर आप कोई भी चैप्टर उठा लो, चाहो तो ये उठा लो, ये उठा लो, ये कोई भी उठा लीजिए, पर डेरिवेटिव पहले करोगे। उसके बाद आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, पर आप पहला चैप्टर कौन सा करोगे? डेरिवेटिव्स। ठीक है सर, पर डेरिवेटिव से अब सुनोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ ना यार, जब फेस टू फेस, तो वहाँ ना मैं होता हूँ फिजिकली। तो जब फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो अब कुछ शब्द होते हैं जिसका यूज यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस भी चैप्टर में, इस भी चैप्टर में, इस भी, सब चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता, हालांकि मैं फिर से एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, बीटा, मुझे बीटा पढ़ाना है, डिटेल में बीटा बीटा पढ़ाना। और बीटा कहाँ पढ़ाना? सिक्योरिटी वैल्यूएशन। बहुत लंबा जाएगा, 4-5 क्लासेस लगेगी बीटा समझने में। पर उस बीटा का थोड़ा सा यूज यहाँ आ जाता है डेरिवेटिव में। अब दिक्कत यह है कि मैं डेरिवेटिव में रुक जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाऊंगा कब? यहाँ। तो सब पहला चैप्टर ये स्टार्ट कर देते। अगर जब मैं पहला चैप्टर ये स्टार्ट करता हूं तो एक शब्द आता ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन, पर ऑप्शन कहां है? ऑप्शन यहां है। ये दिक्कत है। अच्छा सर, हाँ बेटे, यहां सिक्योरिटी वैल्यूएशन, अगर मैं इसको पढ़ाता हूं तो थोड़ी चीज इसकी आती है। अब मैं और बताता हूं, और थोड़ी सी बहुत फॉरेक्स में डॉलर वगैरह डिटेल में पढ़ना है, डॉलर वगैरह, पर कभी कभी डॉलर यहां आ जाता है। तो अब मैं फंस गया हूं कि चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें साहब, समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा एक तरीका है। और दूसरी चीज है, दूसरी बात और सुनो, बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरे चैप्टर्स में यूज है, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा कोई चैप्टर नहीं है, तो मैं उसको क्यों पढ़ाऊं? मेरे मन में, क्योंकि जो कोई चैप्टर ही नहीं है भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो फिर हमने कहा यार, पर बच्चों को याद है कि नहीं है, ये भी तो दिक्कत है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जेट टेबल जिसको बोलते हो, उसका यूज है यहाँ, पर यहाँ अगर मैं जेट टेबल समझाने जाऊँ तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमने एक डिसाइड किया कि एक अलग से बेस वार्म अप हो जाए, आपको आइडिया हो जाए। तो मैंने एक चैप्टर डिजाइन किया है, जो कि स्टडी मटेरियल का चैप्टर नहीं है, जिसका नाम दिया मैंने बेसिक ऑफ फाइनेंस। और बेसिक ऑफ फाइनेंस में छोटी छोटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी क्या है एक्चुअल में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हालांकि आपको आता है, बीटा क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना यार। तो उसी के लिए मैंने वो चैप्टर डिजाइन किया है। ज़्यादा क्लासेस नहीं है उसमें, 4-5 क्लासेस होगी मैक्सिमम। वो करना जरूरी है सर। मैं फिर से, कंपाउंडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो साहब मैंने वो चैप्टर डिजाइन किया है, 4-5 क्लासेस है, 5 क्लासेस। तो आप क्या कीजिएगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर, पहला तो ये उठाना, डेरिवेटिव करने से भी पहले, एसएफएम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक ऑफ फाइनेंस करना ही पड़ेगा। ओके सर, उसकी कोई बुक नहीं है? अच्छा, उसकी कोई बुक नहीं, हाँ कोई बुक नहीं, बस आपको कॉपी में नोटिंग करनी है। उसके बिना ना इन चैप्टर को छू नहीं पाओगे आप।
ठीक है सर। उसकी कोई बुक नहीं है, कैलकुलेटर चलाना सीखना। कैलकुलेटर चला, कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो एक्सपर्ट है कैलकुलेटर। बेटे कैसे एक्सपर्ट है? ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको कैलकुलेटर की चीज़ें नहीं मालूम। अगर कहाँ गया कैलकुलेटर, है क्या मेरे पास? चलो छोड़ो, अभी नहीं है। मैं बात, कैलकुलेटर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एमयू होगा आपके कैलकुलेटर में, देखो 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 देखो, एमयू। एमयू क्या यूज है उसका? सर हमको आता, कुछ बच्चों को आता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं आता, वो मुझे चलाना सिखाना है कि कैलकुलेटर का यूज कैसे किया जाए करके। ठीक है सर, बहुत सारी बातें होगी। तो सर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करोगे? बेसिक ऑफ फाइनेंस। उसके लिए बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लिखना स्टार्ट कर, रजिस्टर बनाइए बिना रजिस्टर। और रजिस्टर ऐसा बनाइए, क्लास वर्क, होमवर्क। क्लास वर्क जो होगा उसमें जो मैं लिखवाऊंगा वो रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा, और क्लास वर्क क्वेश्चन रहेंगे। होमवर्क क्वेश्चन को अलग कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन का रजिस्टर ही अलग बनाइए, और वो बस प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए वो क्लास वर्क नोट्स ही काम आने वाले, वही क्वेश्चन काम आने वाले। होमवर्क क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं डाला है, रिपीट क्वेश्चन डाला है, फिगर चेंज करके क्वेश्चन डालते गए। क्वेश्चन कोई भी, बहुत एग्जाम्पल मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस मुझसे द्वारा बनाए हुए नहीं है, सब आपके स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, एमटीपी यहाँ से उठाए हुए हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ फाइनेंस से। और फिर जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे? डेरिवेटिव्स। जहां भी प्रॉब्लम आएगी, जहां भी, तो मुझे व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पर। छोटी सी भी प्रॉब्लम रहेगी तो 9977223599 इस नंबर पे मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप करोगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। किसी भी हालत में रिप्लाई करूँगा, किसी भी हालत में, ठीक है? छोटा सा भी डाउट हो सीधा, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा फ़ोन कर लेना भाई, व्हाट्सएप भी छोड़ो ना यार। और एक फैसिलिटी, सीधा फ़ोन करो। एक बार फ़ोन किया, अगर मैं कहीं नहीं उठा पाया तो मैं कॉल बैक करूंगा। अगर मैं उठा लेता हूं और बिजी भी रहूंगा तो मैं कहूँगा ठीक है मैं आपको शाम को कॉल करता हूं। आप सीधा कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप छोड़ो, सीधा सीधा। व्हाट्सएप भूल जाते हैं एक्चुअली। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और स्टार्ट कहाँ से होगा? बेसिक्स। बेसिक्स हो सकता थोड़ा सा बोर लगे, यहाँ से मज़ा आएगा, पर बेसिक्स करना जरूरी है यार, हमारी मर्जी। बाकी फिर आगे बातें होती रहेगी, ठीक है जी। ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं।